नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वीकली कंपाइलेशन के पार्ट 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में जो कुल 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको कवर किया जाएगा। उसको जानने से पहले देख लेते हैं कि इस हफ्ते जो टोटल इंटरनेशनल डे हुए हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और 8 फरवरी को जो है वो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। आज का कोट ऑफ द डे में है कि भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। इसी कोट के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि यूपीआई को पेरिस के इफिल टावर पर लॉन्च किया गया। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को पेरिस के इफिल टावर पर लॉन्च किया गया। भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने इफिल टावर पर यूपीआई भुगतान की सुविधा दी है। इस लॉन्च के साथ ही एनपीसीआई जो है वो फ्रांस में यूपीआई सेवा देने वाला पहला कारोबारी बन गया है। इस लॉन्च के लिए एनपीसीआई की विंग एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट ने फ्रांस की ई कॉमर्स और पेमेंट्स प्रोवाइडर लायरा से साझेदारी की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि फ्रांस में भारतीय पर्यटक अब रुपए में भी भुगतान कर सकेंगे। यूपीआई जो है वो 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया था। यह एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध कराती है। जैसे आप फ़ोन गूगल पे का आप इस्तेमाल करते होगे तो एक गूगल पे अकाउंट में ना 3-4 जो बैंक अकाउंट है आप उसको एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो पहली न्यूज़ क्या हुई कि यूपीआई को पेरिस के इफिल टावर पर लॉन्च किया गया है। दूसरी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ है कि रितु बिहारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति रितु बिहारी जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इससे पहले वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पद पर रही थी। 16 अगस्त 2010 को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई न्यायमूर्ति बिहारी जी ने 14 अक्टूबर 2023 को कार्यभार संभाला था। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम सिस्टम होता है ना, मतलब जिसकी ज़्यादा उम्र होती है वो बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम ने 2 नवंबर 2023 को न्यायमूर्ति बाहरी जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए नामांकित करने की सिफारिश की थी। वह चीफ जस्टिस विपिन संघवी जी की जगह पर नियुक्त हुई हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल जो है इस समय उनका नाम है जनरल गुरमीत सिंह जी। इन्होंने इनको शपथ दिलाई और नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट में रविवार को न्यायमूर्ति बाहरी जी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आज की दूसरी न्यूज़ क्या हो गई? आज की दूसरी न्यूज़ हो गई कि रितु बाहरी जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज़ क्या है? तीसरी न्यूज़ है कि भारत सरकार द्वारा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे लालकृष्ण आडवाणी जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके लालकृष्ण आडवाणी जी को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था अब नाम हो गया एक्स पर लिखा है कि भारत के विकास में उनका योगदान बहुमूल्य है। कुछ दिन पहले ही केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया था। एक वर्ष में भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार से सिर्फ 3 लोगों को सम्मानित करती थी अभी तक, लेकिन अब टोटल 5 लोग हो गए। अभी 3 लोगों को और प्रदान किया गया है। जैसे MS स्वामीनाथन जी को उनमें से एक हैं, उनको भी प्रदान किया गया है। तो आज की तीसरी न्यूज़ क्या हो गई कि भारत सरकार द्वारा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। चौथी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। चौथी न्यूज़ है कि मशहूर धावक PT ऊषा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IO की अध्यक्ष और महान धावक PT ऊषा जी को 5 फरवरी 2024 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह जो पुरस्कार है उन्हें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SJFI और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी कि DSJA ने दिया है। इस मौके पर BCCI अध्यक्ष राजीव शुक्ला जी ने उन्हें स्वर्ण पदक और जाने माने निशानेबाज जसपाल राणा जी ने
प्रमाण पत्र दिया है। पीटी उषा जी को यह पुरस्कार पाने वाली 5वीं खिलाड़ी बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है। इससे पहले विजय अमृतराज जी, प्रकाश पादुकोण जी, सुनील गावस्कर जी और मिल्खा सिंह जी को मरणोपरांत यह पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। पीटी उषा जी को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 4 एशियाई स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जो है वो जीते हैं। साल 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया था, क्योंकि आपको पता है ना 2 सभाएं होती हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा में जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो उसमें से एक नॉमिनेटेड जो मेंबर थी वो पीटी उषा जी थी 2022 में। इसको ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2022 में उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष जो है वो चुना गया था। तो आज की चौथी न्यूज़ क्या हो गई कि मशहूर धावक पीटी उषा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 5वीं न्यूज़ क्या है? 5वीं न्यूज़ है कि ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त सेवा की घोषणा की है। ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को जो है वो मंजूरी दे दी है। यह नीति केवल पर्यटन के उद्देश्य से मान्य होगी। इस छूट के साथ साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक हर 6 महीने में एक बार, ध्यान दीजिएगा, 6 महीने में एक बार जा सकते हैं। वो भी कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। उसके लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, बिना वीजा के वो ईरान में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। और यह जो 15 दिन की अवधि है वो विस्तार योग्य नहीं है। मतलब आप कह दो कि कोई इंपॉर्टेंट काम है, ऐसा नहीं होगा। अगर 15 दिन बोला गया है तो 15 दिन, 16वें दिन ऐसा नहीं, आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। ठीक है। और ईरान का यह जो फैसला हुआ है, यह फैसला केन्या, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम द्वारा लागू की गई समान वीज़ा छूट के बाद आया है। मतलब इससे पहले ये जो देश है ना, केन्या, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब इंडिया को ये ऑफर दे चुके हैं। ईरानी दूतावास ने यह भी कहा है कि भारतीय नागरिकों के लिए 4 फरवरी से 4 शर्तों के अधीन वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा जो है वो दी जाएगी। इस वीजा मुक्त पहल के कार्यान्वयन से लोगों के बीच संबंध मजबूत होने और ईरान और भारत के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आज की 5वीं न्यूज़ क्या हो गई कि ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त सेवा की घोषणा की है। अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है कि देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद के सलार जंग में संग्रहालय में बनाया जाएगा। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय के एक विंग में बनाया जाएगा। इस संग्रहालय में 1 लाख से ज़्यादा प्राचीन शिलालेख प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें पत्थर के शिलालेख और तांबे की प्लेट अनुदान भी शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने 6 फरवरी 2024 को हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला जो है वो रखी थी। सालार जंग संग्रहालय जो है वो भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है, या भारत का तीसरा सबसे बड़ा, तीसरे नंबर पे तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। यह संग्रहालय मूसी नदी के, किसके? मूसी नदी के दक्षिणी तट पर दार उल सिफा में है। यह जो संग्रहालय है वो दुनिया में पुरावशेषों का सबसे बड़ा एक व्यक्ति संग्रह है। सालार जंग संग्रहालय की जो स्थापना है वो 1951 में हुई थी। इस संग्रहालय में दुनिया भर से दुर्लभ कला वस्तुओं का संग्रह है। इसमें विभिन्न देशों और कालखंडों की 10 लाख से भी ज़्यादा पेंटिंग्स, मूर्तियाँ, नक्काशी, पांडुलिपियाँ और कलाकृतियाँ जो है वो मौजूद है। तो आज की 6वीं न्यूज़ क्या हो गई कि देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में बनाया जाएगा। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 7वीं न्यूज़ बोल रहा है कि राज्यसभा ने, किसने? राज्यसभा ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में SC/ST सूची को संशोधित करने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने मंगलवार को 2 विधेयक पारित किए, जिनमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति संविधान आदेश यानी कि अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी है। और पहला विधेयक जो है, कौन सा? पहला विधेयक जो है वो आंध्र प्रदेश में SC/ST सूची को संशोधित करने का प्रयास करता है, जबकि जो दूसरा विधेयक है वह उड़ीसा में SC/ST सूची को संशोधित करने का प्रयास करता है। दोनों जो विधेयक हैं वो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा संचालित किए गए थे। तो आज की 7वीं न्यूज़ क्या हो गई कि राज्यसभा ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में SC/ST सूची को संशोधित करने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। इसको याद रखिएगा।
8वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 8वीं न्यूज़ क्या है कि भारत ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीता है। ये थोड़ा सा न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी हो गई थी, इस वजह से ये न्यूज़ में था और इसलिए ही ये इंपॉर्टेंट बन जाता है किसके लिए, एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। तो बांग्लादेश में भारत ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसका बांग्लादेश की टीम ने बहुत ज़्यादा विरोध किया और फिर फैंस भारतीय टीम पर टूट पड़े, मतलब फैंस के बीच में भी आपस में लड़ाई हो गई थी। भारत की बेटियों पर बोतल और पत्थर भी फेंके गए। इसके बाद खिलाड़ियों ने मैदान छोड़ने का फैसला किया। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का जो फाइनल मुकाबला था वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 के बराबरी पर रहा, 1-1 की बराबरी पर रहा था। बराबरी पर रहने के बाद फिर पेनाल्टी की बारी आई और पेनाल्टी पर भी ना यहाँ भी दोनों टीमों के 11 खिलाड़ियों ने गोल दाग दिए। नियम के अनुसार इसके बाद भी पेनल्टी जो है वो जारी रखनी चाहिए थी जब तक कि कोई एक टीम मिस नहीं कर जाती। लेकिन मैच कमिश्नर जो थे, जिनका नाम था डी सिल्वा जयसूर्या दिलन जी थे, इन्होंने पेनल्टी जारी नहीं करने का फैसला किया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने टॉस करवाया। टॉस करवा के इन्होंने डिसाइड किया कि जो टॉस जीतेगा वो मैच भी जीत जाएगा। टॉस जीत के मतलब विजेता घोषित करने का फैसला की घोषणा की। तो टॉस हुआ और टॉस में क्या हुआ, भारत को जीत मिल गई इससे, और इस जीत से भारतीय महिला टीम को सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता घोषित कर दिया गया। तो इसी में बवाल हुआ था कि टॉस के बेसिस पे कैसे किसी को हार जीत में बताया जा सकता है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो 8वीं न्यूज़ क्या था कि भारत ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जो है वह जीत ली है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 9वीं न्यूज़ क्या है, 9वीं न्यूज़ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 62वां दीक्षांत समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI के 62वें दीक्षांत समारोह किया गया। यह जो समारोह है वो नई दिल्ली के भारत रत्न श्री सुब्रमण्यम हॉल पूषा में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस समारोह में शिरकत की और उसे संबोधित भी किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जी और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी विशेष अतिथि थे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह की शुरुआत 8 फरवरी 2024 को 54वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल व्याख्यान के साथ हुई थी। इस व्याख्यान का जो विषय था वो विषय आप लोग याद रखिएगा, आकांक्षी भारत के लिए कृषि शिक्षा में बदलाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यह भी कहा कि फसल बीमा योजना, सिंचाई नीति और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी सरकार की नीतियां भारतीय किसानों का सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के विकास में कृषि की एक अहम भूमिका भी है, तो इसको याद रखिएगा। 9वीं न्यूज़ क्या हो गई कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 62वां दीक्षांत समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और आज की अंतिम और 10वीं न्यूज़ क्या है, 10वीं न्यूज़ है कि भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक किगाली में हुई थी। भारत और रवांडा ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के व्यापक अवसरों पर चर्चा करने के लिए 8 फरवरी सन 2024 को किगाली रवांडा में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की पहली बैठक की। दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा औद्योगिक सहयोग आदि क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चाएं हुई और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मित्र देशों को निर्यात करने के लिए भारतीय रक्षा निर्माताओं की बढ़ती क्षमता पर प्रकाश भी डाला था। रवांडा ने भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाने में गहरी रुचि भी दिखाई थी और रवांडा ने उन क्षेत्रों पर प्रकाश भी डाला जहां 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी रवांडा गए थे, वहाँ की यात्रा पर गए थे, तो दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित रक्षा समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बल और उद्योग अपने रक्षा बलों के साथ सहयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बात की थी। तो 10वीं न्यूज़ क्या हो गई कि भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक जो है वो किगाली में हुई। और मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के इसका जवाब दीजिएगा। किगाली जो मतलब जगह है वो फेमस है किसी इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए, किसी इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए। वो कौन सा इन्वायरमेंट प्रोग्राम है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी मतलब जो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री की जो सीरीज है वो बिल्कुल 98 लेक्चर में पूरी एंशिएंट और मिडाइवल के जितने भी PYQ हैं वो उन सबको डिस्कस कर दिया गया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और नो योर स्टेट की सीरीज भी खत्म हो चुकी है 30 वीडियो में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। और जो पॉलिटी की सीरीज है वो अभी चल रही है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और ये जो नई सीरीज हमारी चल रही करंट अफेयर की, ये कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ये भी बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।